दोस्तों जय हिंद। आप सबका स्वागत है आज के एपिसोड में, जो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसको पूरा कंप्लीट देखिए। और शुरू होने से पहले मैं जरा रिक्वेस्ट कर दूं सबको कि अगर अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और फॉरवर्ड करिए, और अगर कोई सजेशन है तो हमें बताइए, सो वी कैन मेक बेटर एंड बेटर प्रोग्राम्स। तो ये आज का विषय सर वही बर्निंग इशू है जो हर न्यूज चैनल में आज है, दैट इज द वॉर बिटवीन इजराइल, अमेरिका एंड ईरान। अब रमादान के पवित्र महीने में कैसी पूजा हो रही है पूरे मिडिल ईस्ट में, कैसी खिचड़ी पक रही है, विच इज मोर कॉमिक आई विल टेल यू देन बीइंग ट्रेजिक। सब एक दूसरे पे लड़ रहे हैं, सब एक दूसरे को ब्लेम कर रहे हैं, और ईरान धंधा, और मतलब वो जो अच्छे भले उसके यार दोस्त थे उनसे दुश्मनी ले रहा है। अब टेक्निकली देखिए, आई डोंट थिंक, हालांकि उन्होंने अभी ईरान ने ये कह दिया कि हम 6 महीने तो हम आराम से लड़ सकते हैं। आई डोंट थिंक इनके पास एम्यूनिशन है फॉर अनदर 6 months। आई थिंक वेरी यू विल फाइंड द इम्पैक्ट, बिकॉज जिस फेरोसिटी से ये लोग अटैक कर रहे हैं, बम्बार्डमेंट कर रहे हैं ईरान के अंदर, जहां पर नालों के अंदर तेल बह रहा है सुना, और जिस तरह से इनके सारे एसेट्स वगैरह बर्बाद कर रहे हैं। सो साहब आप मुझे बताइए कि इन हालात में इस वक्त, जबकि वहां की ये खिचड़ी मच रही है मिडिल ईस्ट के अंदर, सब अरब कंट्रीज एक दूसरे से नाराज हैं, क्या होने क्या वाला? व्हाट डू यू सी द फ्यूचर ऑफ ईरान? देखिए, पहली बात तो ईरान के अंदर तेल बह जाए ईरान को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो उनकी गवर्नमेंट है उसको अपने पब्लिक की कोई फर्क नहीं है, कोई फिक्र नहीं है उसको। वो तो अपना धंधा चला रही है, अपना काम कर रही है, और बड़े हार्ड लाइनर्स हैं आईआरजीसी वाले। लेकिन यूएस अगर इनको हराएगा नहीं या वहां पे रिजीम चेंज नहीं होगी तो उसका पर्पस सर्व नहीं होता। यूएस को रिजीम चेंज करनी पड़ेगी। यूएस ने अपना एक प्लेन भेजा है जहां पे अगर न्यूक्लियर बम का अटैक भी होता है तो प्लेन पे असर नहीं पड़ता, यानी कि धमका रहा है या कुछ भी कर रहा है, यूएस कुछ कोशिश कर रहा है। और देखिए, ऑपरेशन सिंदूर के अंदर जब हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हुई थी, क्या इंडिया के अंदर कोई खौफ था, कोई चिंता थी? क्या किसी चीज की शॉर्टेज थी? कोई शॉर्टेज नहीं थी। लोग आम घूम रहे थे, आम तरीके से बात कर रहे थे। लेकिन आज जो वार चल रहा है ईरान का बाकी कंट्री के साथ, तो वहां से जो इजराइल से लोग आ रहे हैं, कहते हैं वहां पे खौफनाक सिचुएशन है। यूएई के अंदर बहुत प्रॉब्लम चल रही है, एयरपोर्ट बंद हो गए, सऊदी के अंदर भी प्रॉब्लम है, कतर के ऊपर अटैक किए गए, ईरान को तो छोड़िए आप। तो आज लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर को, और अब जो यूएस और इजराइल की फोर्सेस है उन्होंने सोचा कि वो उसी तरीके से लड़ाई लड़ेंगे जैसे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमारी आर्मी ने की थी या एयरफोर्स ने की थी। यानी कि जो किराना हिल था, जहां पे उनके न्यूक्लियर वेपन्स रखे थे, उस पे मिसाइलें मारी जगह जगह में जहां पे होल्स थे, दरवाजे थे, और सारा का सारा एम्यूनिशन रह गया अंदर। और पाकिस्तान की 9 एयरबेसेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था, क्योंकि उसके प्लेन जुड़ेंगे, सारी एयरबेसेस डिस्ट्रॉय हो गई थी। साथ में जो न्यूक्लियर वेपन थे वो रखे थे किराना हिल पे, जिसके सारे दरवाजे बंद हो गए। तो आज अमेरिका वही कर रहा है, क्योंकि पहले क्या था, क्योंकि ईरान का जो नॉर्थ वेस्ट एरिया है वहां पे हिल्स हैं, 4800 हिल्स हैं, जहां पे इन्होंने जगह जगह के अंदर मिसाइलों के भंडार रखे हुए हैं। तो आज यूएस वही अपना रहा है, वही टेक्नोलॉजी अपना रहा है जो इंडिया ने की थी ऑपरेशन सिंदूर के अंदर, कि अब उन होल्स को बंद करने की बात है। फिर दूसरा क्या है कि वहां पे अंदर तो रेवोल्यूशन होगा नहीं। जब पिछली बार हुआ था रेवोल्यूशन, तो यहाँ पे 40,000 या 35,000 लोग मार दिए थे और बाकी भाग गए वहां से। अब इन्होंने जो कर्ड्स हैं, जो इराकी कर्ड्स हैं, जिनको हमेशा सपोर्ट करता रहा था सद्दाम हुसैन के खिलाफ, उनको आर्म्स एम्यूनिशन दिए कि आप जाइए ईरान पे अटैक कीजिए, क्योंकि कर्ड्स बहुत अच्छे फाइटर्स भी हैं, और ये इनके ईरान के अंदर आएंगे इराकी कर्ड्स। और देखा जाए तो पूरे मिडिल ईस्ट में 4.5 करोड़, 4.5 करोड़ कर्ड्स हैं, अच्छे फाइटर्स हैं। ये टर्की से भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो मुस्लिम भी है। ये इराक से सद्दाम हुसैन के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे थे। फिर ईरान के अंदर भी कर्ड्स हैं, फिर आपके सीरिया में कर्ड्स हैं जो उनकी गवर्नमेंट से लड़ रहे थे। तो इनको अब इकट्ठा किया जा रहा है इजराइल और यूएस के द्वारा, और ये करेंगे अटैक यूएस आईआरजीसी के ऊपर, और वहां से डिफीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, वहां पे रिजीम चेंज होगी, वो भी कोशिश कर रहे हैं कि जब रिजीम चेंज होगी तो अगर कर्ड्स सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे, अगर रेजा पहलवी वहां पे बनाते हैं उनके प्रेसिडेंट। और ईरान के जो आम लोग हैं, सिंपल लोग हैं, वो तो परेशान हो चुके हैं मुस्लिम कल्चर से। लेकिन जब तक ये सिस्टम नहीं चेंज होगा तब तक वहां पे खतरा बना रहेगा। और जो ईरान कहता है 6 महीने लड़ाई लड़ेगी, 6 महीने तक वर्ल्ड इस लड़ाई को झेल नहीं सकता। मुझे लगता है कि ये लड़ाई
एक आधे महीने के अंदर खत्म होनी चाहिए और खत्म होगी। और अगर आईआरजीसी डिफीट भी हो गया, आईआरजीसी टूटना शुरू हो गया, एक आईआरजीसी के सीनियर आर्मी लीडर जिनको चार्ज दिया गया था कि मोसाद के लोगों को आइडेंटिफाई करो, और उन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी खamenei के बारे में, और सारे लोगों में से वो अकेला बच गया था। उसको आईआरजीसी ने क्वेश्चनिंग करनी शुरू कर दी थी, लेकिन मोसाद उसको उठा के ले गया तेल अवीव के अंदर, और वो जिंदा है। इससे वहां पे लोग इस टाइम पे बड़े हैरान हो रहे हैं किस तरीके से मोसाद का ऑपरेशन हुआ। और ये भी कहा जाता है आईआरजीसी के कुछ लोग वो इस टाइम पे ड्यूटी पे नहीं जा रहे, क्योंकि वो नहीं चाहते। क्योंकि लोग क्यों परेशान हुए इस टाइम पे इनकी गवर्नमेंट से, क्योंकि एक तो यहाँ पे इकोनॉमिक हालत बहुत खराब हो गई, फिर वहां पे खाने पीने की चीजें नहीं है, इस टाइम पे चीजें बहुत महंगी हो चुकी हैं, उनके रीच के अंदर नहीं है, वहां पे जॉब्स नहीं है। साथ में क्या है कि जिस तरीके से यहाँ पे 40,000 लोगों को मारा गया, 73 लोगों को मारा गया, फांसी दे दी गई या पॉइजन दे दिया गया, उससे बहुत से लोग नाराज है, वो भी जो इनकी गवर्नमेंट के अंदर है। तो ये टूटेगी तो सही, लेकिन टूटने के बाद क्या होगा वो देखा जाएगा। लेकिन थोड़े से जो हार्ड लाइनर्स है वो तो निकल के चले जाएंगे, निकलेंगे कहाँ पे, वो जाएंगे आपके गल्फ कंट्रीज में। और आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, या कुछ महीने बाद कुछ ना कुछ कोशिश करके वहां पे टेररिस्ट अटैक करेंगे। वहां पे तो खतरा बना रहेगा, लेकिन ईरान सेफ हो, यही उम्मीद की जा रही है। यहाँ के लोग सेफ हो, हम भी यही चाहते हैं कि ईरान के लोगों को अच्छा मिले। तो ईरान की हालत तो ये मैं बताऊंगा आपको, और जब यहाँ पे ईरान के अंदर हालत ठीक हो जाएगी तो सारा का सारा जो रास्ता है पेट्रोल और तेल आने का वो खुल जाएगा। नहीं, इंडिया के लिए मुझे बताइए कि हाउ इज इंडिया मेंटेनिंग अ बैलेंस बिटवीन इजराइल, अमेरिका एंड ईरान। मतलब तीनों कंट्रीज से कोई इनकी मतलब रिलेशन खराब नहीं है, तो ये कैसे इंडिया मैनेज कर रहा है? देखिए, पहली बात तो पीएम मोदी इजराइल के अंदर गए थे इस अटैक से 2 दिन पहले, और क्या बात हुई उनकी नेतन्याहू के साथ कोई नहीं जानता, लेकिन उन्होंने पूरी सपोर्ट दी थी नेतन्याहू को, ये माना जा रहा है। और उन्होंने जरूर बात की होगी पीएम मोदी से कि अटैक होगा और हम करेंगे, और सारी डिटेल भी डिस्कस की होगी। तभी जब खamenei की डेथ हुई तो पीएम मोदी या इंडिया ने कोई भी वहां पे सौरो दिखाया, कोई भी उनको ये नहीं कहा कि हमें अफसोस है, क्योंकि इंडिया एक हिंदू कंट्री है, और जो लीडर बना था वो शिया का लीडर था या मुस्लिम लीडर था, तो हमने इस पर कोई अफसोस नहीं दिखाया। क्योंकि यही शायद बात की होगी इजराइल के साथ कि अगर मरे तो आप कुछ मत कहना। लेकिन दूसरी बात है कि यहाँ पे एक एक्सरसाइज चल रही थी इंडिया के अंदर, जहां पे ईरानियन वारशिप्स आए हुए थे, 3 वारशिप्स थे, एक चला गया था वहां से और वो श्रीलंका के बॉर्डर के पास अमेरिका ने डुबो दिया। बाकी 2 वारशिप खड़े थे हमारे पोर्ट्स पे, उन्होंने कहा जी हमें यहाँ पे रख लो, हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम है, तो इंडिया ने उनको रख लिया और उनके लोगों को होटल में ठहरा दिया, उनको भेजा नहीं। इससे ईरान खुश है। ईरान ने कहा है कि जो भी इंडिया के शिप पास करेंगे इनके पास से उनको जाने देगा, बाकी किसी को अलाउ नहीं किया गया। ये शो करता है हमारी बैलेंस, जो हमारे बैलेंस है, हमारा जो आपस में एक मेंटेन करके रखा है हमने बैलेंस डिप्लोमेसी। अमेरिका कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अमेरिका ने कुछ नहीं कहा, हमारा तो कोई लड़ाई नहीं है, हम लड़ाई के अंदर न्यूट्रल है, और अमेरिका हमारे पोर्ट्स पे अटैक नहीं कर सकता। और अमेरिका ने दूसरी तरफ कहा है कि हम आपके पोर्ट्स को यूज करना चाहते हैं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट हुआ था अमेरिका के साथ कि जब भी दिक्कत हो उनके वारशिप हमारे पोर्ट्स पे आ सकते हैं। यही एग्रीमेंट हमने उनके साथ किया था, यही किया था रशिया के साथ, और हम भी उनके पोर्ट्स को यूज कर सकते हैं। तो पोर्ट्स पे आएंगे, काम करेंगे, खाने पीने की चीजें लेंगे, इंडिया को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, नहीं, नेचुरली सर, मुझे हर देशवासी के दिमाग में यही सवाल उठ रहा है कि हमने उनके 2 शिप्स को बचा लिया, उस पे अमेरिका कैसे नाराज नहीं हो रहा है, इजराइल क्यों नहीं नाराज हो रहा, और भाई आप ये क्यों कर रहे हैं, या कि ये तो हमारा दुश्मन देश है, उनके तो जहाज है, उनको छोड़ो, हम लोग तो उड़ा देंगे उनको। तो वो कैसे बैलेंस किया सर, ये जरा दोबारा बताइए। हाँ, नहीं, यही मैंने बताया ना कि बैलेंस इसलिए किया कि हमारी अपनी पॉलिसी है। इजराइल हमसे कभी नाराज नहीं होता, क्योंकि हमने इजराइल को बता दिया कि फ्यूचर में अगर यहाँ पे गवर्नमेंट चेंज होगी तो यही लोग उनकी नई गवर्नमेंट को सपोर्ट करेंगे। तो वो उनको बात समझ में आ गई। देखिए, बेसिक क्या है कि बेसिक इंडिया ने अपने पॉलिसी अडॉप्ट करता है। जब अमेरिका ने कहा था कि आप रशियन ऑयल ले लोगे, हम तो ले रहे थे, हमने तो कोई मना नहीं किया, हम नहीं लेंगे। फिर जब उन्होंने कहा कि रशियन, हमने ऑयल को रिलीज कर दिया, रशियन से ऑयल ले सकते हो, इंडिया ने तो कोई भी रिएक्शन दिखा। भाई, जब हमने कोई आपसे पूछा नहीं, हम आपसे पूछ नहीं रहे, हम अपनी मर्जी चला रहे हैं, क्योंकि आज हम बड़ी पावर हो चुके हैं। और अमेरिका ये कहता है कि इंडिया अगर सुपर पावर बन जाएगा जैसे चाइना, तो हमें दिक्कत होगी, हम उसको बड़ी पावर बनने नहीं देंगे। लेकिन हम बन रहे हैं, अपने काम अपने दम पे चल रहे हैं, हमारी अपनी पॉलिसी है, हम उसको अडॉप्ट करते हैं। नॉलेज इन कंट्री, हम किसी की तरफ ना इस तरफ ना उस तरफ। और लेकिन एक और बात बता दूं कि ये जो वार हो रहा है इससे इंडिया को बहुत ज्यादा फायदा है, क्योंकि जितनी भी गल्फ कंट्रीज हैं वहां पे अटैक हो रहे हैं, और सारी की सारी गल्फ कंट्रीज डिपेंड करती है ऑयल के ऊपर, यानी एक ही सोर्स ऑफ इनकम है। तो अब ये कंट्री सोचें, जैसे सऊदी ने कहा था कि हमारा विजन 2030, उसके अंदर अपने आप को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं। अब इन्वेस्ट करने के लिए कहां जाएंगे? अमेरिका पे जाएंगे नहीं, अमेरिका तो वैसे ही इनको लूट के रखा है। रशिया के साथ इनके कुछ है नहीं खास रिलेशन। चाइना को वैसे ही पसंद नहीं कर रहा, क्योंकि चाइना इस टाइम पे ईरान को सपोर्ट कर रहा है, उनको आर्म्स दे रहा है। तो कंट्री कौन सी बेचते हैं? इंडिया।
तो इंडिया के अंदर बिजनेस भी करेंगे, इंडिया के साथ ट्रेड भी करेंगे, इंडिया के साथ दूसरी चीजें भी करेंगे कि आप आइए हमारी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करिए, हम आपकी कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ताकि हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो और अपनी इकोनॉमी को डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। सर सूद साहब, इस जो खिचड़ी पक रही है ये रमजान के महीने में मिडल ईस्ट में, ईरान ने थ्रेटन किया है पाकिस्तान को कि इफ यू गेट यूज्ड बाय अमेरिका, हम बहुत बदला लेंगे आपका। अच्छा, इस तरह से यहाँ पर इस बार ये देखा जा रहा है कि इनकी फॉरेन पॉलिसी एक ऐसी है कि हर आदमी इनको ठोक रहा है, पाकिस्तान को हर आदमी इनको धमका रहा है, डरा रहा है। तो ये मतलब ये कौन सी बड़ी बड़ी गलतियां कर रहे हैं जो इसके अंदर हर देश इनसे नाराज हो रहा है, इनका पड़ोसी नाराज हो रहा है, ईरान नाराज हो रहा है, इजराइल नाराज हो रहा है, सब लोग। हाँ बोलिए। उदय, जब आप अपनी पैंट खोल के दूसरे के साथ खड़े हो जाओगे तो लोग तो आपको यूज करेंगे ना। इन्होंने जब सऊदी के साथ ट्रेड एग्रीमेंट किया, डिफेंस एग्रीमेंट किया, तो यूएई नाराज हो गया। यूएई ने कहा हमारे जो $3 बिलियन वापस दे दो, और वो भी सऊदी नाराज हो गया। अच्छा, फिर जब इन्होंने इनका जब डिफेंस एग्रीमेंट हुआ सऊदी के साथ, तो ये कुछ बोले नहीं। इन्होंने खमनई की डेथ के ऊपर उनको वो कह दिया कि बड़ा अफसोस है कि खमनई की डेथ हो गई, तो सऊदी नाराज हो गया। उसने कहा तुम्हारे साथ हमारा डिफेंस एग्रीमेंट है, तुम हमें सपोर्ट नहीं कर रहे और तुम आज ईरान को सपोर्ट कर रहे हो। तो कहा कि भाई हम आपको पैसा देंगे नहीं। क्यों? आपको जो पैसा देते हैं हमारे टैक्स पेयर का पैसा है, हमारा फ्री का पैसा नहीं है। हम आपको ना लोन देंगे ना कुछ देंगे। फिर पाकिस्तान के अंदर 4 दिन का तेल बचा हुआ था, तो पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है भागे गए सऊदी अरबिया के अंदर। उन्होंने कहा जी अपनी डिफेंस फोर्सेस को आपने यूज क्यों नहीं किया। फिर उन्होंने अपनी डिफेंस फोर्सेस को बॉर्डर पे भेजना शुरू कर दिया ईरान के खिलाफ, तो ईरान नाराज हो गया। सऊदी के अंदर इन्होंने कहा जी हम अपने प्लेन्स को यहाँ पे रखेंगे, उनका प्लेन का हम सत्यानाश करेंगे, हमें क्या लेना आपके प्लेन से, आप डिफेंस जो इक्विपमेंट है वो भेजो। वो इनके पास है चाइनीज के डिफेंस इक्विपमेंट फेल हो रहे हैं, तो भी सऊदी से फायदा नाराज हो गया। और पाकिस्तान के अंदर तेल के प्राइसेस, जो पाकिस्तान के अंदर रिजर्व्स हैं तेल के, वो हैं सिर्फ 4 दिन के, और पाकिस्तान ने तेल के प्राइसेस को नेक्स्ट डे बढ़ा दिया बाई ₹50, यानी कि अब 325 रुपए का उनका तेल का 1 लीटर तेल बिकता है। पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है, पाकिस्तान के अंदर राशन लगा दिया गया है। इसी तरीके से बांग्लादेश के पास भी ऑयल नहीं है, बांग्लादेश के अंदर भी राशन लगा दिया गया। बांग्लादेश के अंदर यूनिवर्सिटीज को बंद कर दिया गया है, और वहां पे पावर प्लांट्स को सप्लाई देने के चक्कर में बाकी जो बिजनेस है उनको ठप कर दिया गया है, ताकि पावर सप्लाई वहां चले। और पावर सप्लाई को चलाने के लिए तेल चाहिए, क्योंकि उनके पास पावर सप्लाई का कोई और सोर्स नहीं है। इंडिया से कहा दे दो, मॉरिशस ने कहा कि हमें इंडिया तेल दे, इंडिया ने उनको तेल देना शुरू कर दिया, क्योंकि मॉरिशस हमारा दोस्त है, वहां पे हमारी नेवल बेस है, हिंदू कंट्री है, तो इंडिया उसको तेल दे रहा है। आज इंडिया को जो तेल की जरूरत है वो पूरी कर रहा है रशिया ने कहा जितना तेल चाहिए ले लो, वो हमें तेल डाइवर्ट कर रहा है। साथ में क्या है कि रशिया के जो शिप्स खड़े थे तेल और गैस लेके जो यूरोप जा रहे थे वो रोक दिए, और यूरोप के अंदर जो गैस सप्लाई की जा रही थी उसको इंक्रीज कर दिया 50%। इस टाइम पे जो ऑयल का प्राइसेस आ गया वो बढ़ गया टू $120 पर बैरल, और रशिया इंडिया को ऑयल दे रहा है, और इंडिया उस ऑयल को क्लीन करके बाकी कंट्री को सप्लाई कर रहा है। साथ में क्या है कि हमारे पे तो और भी रिसोर्सेज है, गल्फ के अंदर भी जो हमारे शिप्स हैं वो कह दिया आप पास कर सकते हैं यहाँ से, और बाकी के उन्हें रोक दिए। तो आज इंडिया को दिक्कत नहीं है, हमारे पास जो ऑयल के रिजर्व्स हैं वो हैं 87 डेज के, तो इंडिया को इतनी प्रॉब्लम नहीं है। रशिया इससे सबसे ज्यादा फायदा उठा रहा है, क्योंकि उसको जो ऑयल से इनकम है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इंक्रीज हो चुकी है। सर, आपसे एक सवाल करना चाहूंगा कि हर देश पाकिस्तान से नाराज है, हर देश इनको धमका रहा है, डरा रहा है। उनके अपने दोस्त सऊदी भी उनको डरा रहे हैं, जाके धमका रहे हैं, वार्निंग दे रहे हैं, ईरान दे रहा है, अफगानिस्तान दे रहा है, जितने मिडिल ईस्ट की कंट्रीज दे रही हैं, लेकिन इनकी अपनी पब्लिक कुछ नहीं बोल रही, मर बोल रहे हैं पब्लिक। उदय देखो, मर बोल रहे हैं। एक सेकंड सर, 2-3 एग्जांपल बता दूं। मर बोल रहे हैं, उनके प्राइम मिनिस्टर को उठा के जेल में रख दिया, साले कुछ नहीं बोल रहे। आटा इतना महंगा कर दिया, वो कुछ नहीं बोलेंगे। मैं कह रहा हूं कल तेल भी बंद हो जाएगा, उसके बाद भी पब्लिक उनकी कुछ नहीं बोलेगी, चुप करके बैठे रहेंगे जाके। ये कैसी पब्लिक है? मुझे पाकिस्तानी पब्लिक मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप जेन जी की बात कर रहे हैं। अरे तुम्हारा कुछ तो जेन जी हो तुम्हारा, यार तुम्हारा कुछ तो जमीर है, इनका तो जमीर तक नहीं है। जेन जी की क्या बात करेंगे? बोलिए। उदय, मैं आपको सिंपल सी बात बता दूं, इस टाइम पे जो आपके बलूचिस्तान के अंदर पूरे तरीके से पाकिस्तान की आर्मी अटैक किया जा रहा है। दूसरी तरफ आपके खैबर पख्तूनख्वा के अंदर टीटीपी अटैक कर रही है। फिर जो आपके अफगानिस्तान है, तालिबान इनकी पोस्टों पे कब्जा कर रही है। और साथ में अगर आप बात कीजिएगा गिलगिट बाल्टिस्तान की, वहां पे ह्यूज डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है, पीएके के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन हो रही है।
पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ गए, पाकिस्तान के अंदर बिजली की शॉर्टेज हो गई, लेकिन पब्लिक मरी हुई है क्योंकि इमरान खान को जेल में डाल दे। जो कंट्री अपने प्राइम मिनिस्टर को जेल में डाल सकती है, अगर वो डिमॉन्स्ट्रेशन करेंगे तो उनको गोली मार देंगे। क्या करें वो? वहां पे तो पहले ही गोलियां चल रही हैं जगह जगह के अंदर, और पिक्चर धुरंधर आकर के सारा पाकिस्तान का जो खेल है वो दोबारा से खोल देगी। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जो पब्लिक है वहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, वहां पे प्राइम मिनिस्टर आंसरेबल नहीं है, वहां पे जो आसिफ मुनीर है, उनके जो आर्मी के चीफ हैं, वो किसी को जवाब देते नहीं है, वो अपनी गेम खेल रहे हैं। तो पाकिस्तान के अंदर देखा जाए तो कोई, हाँ, अच्छा, मौलवी अपने चक्कर में लगे। देखिए, मौलवी क्या करते हैं, मदरसा के अंदर रेप करने का काम करते हैं, उसी में बिजी है। फिर जो आपके टेररिस्ट हैं वो तो लगे हुए हैं, फिर जो पाकिस्तान के कुछ बचे हुए टेररिस्ट हैं उनको जाके गोलियां मार देते हैं। तो पाकिस्तान की हालत तो वैसी खराब है, बोले किसको, किससे कंप्लेंट करें उनकी गवर्नमेंट? आसिफ मुनीर से करे, शहबाज शरीफ से करे, कि वहां पे बलूचिस्तान से करे, कि टीटीपी से करे, चाहे किसी से करे, किससे करे? है ही नहीं। मोदी जी भी वही बोलते हैं ना, हम बात किससे कर रहे हैं यार, पाकिस्तान में जाके किससे बात कर रहे हैं जाके। माने वो आर्मी वाला, भैया हम तो पॉलिटिकल वाले बैठे हुए हैं, जाके जो आर्मी वाले बोलेंगे जी हजूर जी हजूर, अमेरिका जो बोलेगा जी हजूर जी हजूर, ये जी हजूरी में लगे हुए हैं। सर ये वैसे हैं जो फुटपाथ के पास बैठे हैं भिख मंगे, उनको खाली मतलब है कि कितना कॉइन आ रहा है, वो आगे की नहीं सोचते कभी। पाकिस्तान की प्रॉब्लम यही है कि वो दूरदर्शी नहीं है, वो कभी आगे की नहीं सोचते। तो बड़ा दुख हो रहा है, मतलब उनकी हालत, मेरे ख्याल से उनकी हालत अभी बहुत पतली होती जा रही है डे बाय डे। उदय, मैं आपको एक और बात बता दूं, यहाँ पे पाकिस्तान के टूटने के पूरे चांसेस हैं इस टाइम पे, क्योंकि बलूची इस टाइम पे इकट्ठे हो रहे हैं। जो बलूची ईरान के अंदर है और पाकिस्तान के अंदर है, उनका आपस में मेल हो चुका है। और एक और बात है कि ईरान के अंदर इस टाइम पे जो अटैक किया जा रहा है वो किया जा रहा है आपके कर्दिश के द्वारा, जो इराक में बैठे हैं। और इनको इजराइल ने, जैसे इन्होंने हेक्सागन अलायंस बनाया था जिसके अंदर इंडिया भी है, इजराइल है, यूएई है, ग्रीस है, फिर आपका 2-3 कंट्रीज और भी है उसके अंदर। तो ये जो अलायंस है, ये जो टेररिस्ट कंट्रीज हैं, इनको टारगेट करने के लिए बनाया है। टेररिस्ट कंट्री है आपका सीरिया, जहां पे आईएसआईएस का इस टाइम पे प्रेसिडेंट बैठा हुआ है, टर्की जहां पे ऑटोमन एम्पायर चलती थी, जहां से तीसरा पाकिस्तान है, जहां से टेररिस्ट आते हैं, चौथा आपका है आपका ईरान। तो इनके चारों कंट्री के बीच में कर्ड्स बैठे हैं, जिनकी जो पूरी पॉपुलेशन है वो है 4-5 करोड़ की। और इजराइल ने कहा है कि आपको हम लैंड देंगे, आपको यहाँ, क्योंकि ये सबसे बड़ी कम्युनिटी है जो स्टेटलेस है, तो यहाँ पे लैंड देंगे, आपको यहाँ पे बसाएंगे। तो इससे बचने से क्या होगा, इससे इनको सपोर्ट मिलेगी, ईरान कमजोर हो जाएगा और ये कर्ड्स उनके साथ मिलकर के अपना अलग से स्टेट बनाएंगे। साथ में क्या है कि जो बलूचिस हैं ईरान के अंदर और पाकिस्तान के अंदर वो मिल रहे हैं, इससे क्या है कि उनकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। उसकी स्ट्रेंथ बढ़ने से फर्क क्या पड़ेगा, मेन तो ईरान तो हटेगा, लेकिन साथ फर्क पड़ेगा पाकिस्तान के ऊपर, और पाकिस्तान के टूटने के चांसेस हैं। क्योंकि इस टाइम पे जो कर्ड्स, जो आपके बलूचिस हैं, उनको सपोर्ट कर रहा है टीटीपी, उनको सपोर्ट कर रहा है अफगानिस्तान, और उनको सपोर्ट करेगा इंडिया, और उनको सपोर्ट करेगा इजराइल। तो ये टूट जाएगा, इसके टूटने से पाकिस्तान टूट जाएगा। पाकिस्तान टूटेगा तो पीओके और गिलगित बाल्टिस्तान इंडिया को मिल जाएंगे, जिससे अंदर अफगानिस्तान हमारी हेल्प करेगा। मुझे लगता है कि बहुत बड़ी चेंजेस होने वाली है, जियोपॉलिटिकल चेंजेस होने वाली है। जब इंडिया ने पाकिस्तान के टुकड़े किए थे, बांग्लादेश बनाया था, तो उस टाइम पे एशिया का मैप चेंज हो गया था। जब सिक्किम को इंडिया से मर्ज किया था तो इंडिया का मैप चेंज हो गया था। अब यहाँ पे एक क्या होने वाला, एक तो इंडिया का मैप चेंज होगा क्योंकि गिलगित बाल्टिस्तान और पीओके इंडिया से मिलेंगे, और पाकिस्तान का भी मैप चेंज होगा क्योंकि बलूचिस्तान इनसे अलग हो जाएगा। तीसरा, जो गल्फ कंट्रीज हैं उनके पास कोई रास्ता नहीं बैठेगा, क्योंकि गल्फ कंट्रीज का जो टोटल भरोसा था पाकिस्तान के, जो यूएस के ऊपर, वो हट चुका है। क्योंकि यूएस ने अपनी बेसिस बनाई थी गल्फ कंट्रीज के अंदर उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन यूएस उनको कोई प्रोटेक्शन नहीं दे रहा। यूएस सिर्फ प्रोटेक्शन दे रहा है जो उनके वहां पे लोग बैठे हैं, और ये भी लोग जब ईरान ने अटैक किया था तो जाकर के बैठ गए थे 5 स्टार होटल्स में। तो इस टाइम पे गल्फ का पूरा भरोसा यूएस के ऊपर टूट चुका है, गल्फ का भरोसा टूट चुका है पाकिस्तान के ऊपर, और गल्फ आज सिर्फ इंडिया की तरफ देख रहा है कि इंडिया आएगा, हमारी मदद करेगा, क्योंकि इंडिया एक कंट्री ऐसी है जिससे कोई नाराज नहीं। और फ्यूचर के अंदर आप देखेंगे। हाँ, प्रोग्राम खत्म करने से पहले एक जरा कमेंट में ये दे दूं कि हर इस्लामिक कंट्री को बर्बाद करना और हराना और उसको जीतना वॉर के जरिए हुआ है, लेकिन पाकिस्तान एक कंट्री होगी जिससे जीता जाएगा, जिसको बर्बाद कर दिया जाए विदाउट फायरिंग अ बुलेट। आप देखते रहिए। ठीक है, आपसे भी पूछते हैं कि आप अपने कमेंट्स दीजिएगा, आपको प्रोग्राम कैसा लगा, और आपको क्या लगता है कि क्या पाकिस्तान टूटेगा, क्या इंडिया इससे बेनिफिट उठाएगा, क्या रशिया को बेनिफिट होगा, और जो मेन नुकसान होगा वो होगा यूएस को, और दूसरा होगा आपका चाइना को।
और पाकिस्तान तो इंशाल्लाह। वैसे ही टूट रहा है, बांग्लादेश के अंदर भी बुरे हाल है। और इसी से हम प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। चलो, अच्छा हो गया प्रोग्राम सर।